हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वर्ड्स टू विन। रशुंदरी देवी का एक वर्क है अमर जीवन, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है वर्ड्स टू विन। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि जो रशुंदरी देवी की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनकी जो एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ है जिस पे जो इस बार क्वेश्चन बना था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये यूनिट है। यूनिट नंबर आपका 3 है, ब्लॉक नंबर 4 है फ्रेंड्स। तो पूरे कंपैरेटिव लिटरेचर में मेरी सबसे फेवरेट जो कैरेक्टर है वो रशुंदरी देवी हैं, क्योंकि मतलब एक इलिटरेट होने के बावजूद ऐसी वुमेन, मतलब इतनी पावरफुल वुमेन की वो अपने आप को वो एडुकेट करती हैं, अपने आप को एम्पावर करती हैं। तो थैंक्स टू वेस्ट बंगाल कि हमें इतनी अच्छी राइटर मिली जिन्होंने हम लड़कियों की लाइफ को इतना ज़्यादा इंस्पायर किया। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। तो रशुंदरी देवी का जो बॉर्न हुआ था तो वो हुआ था अराउंड 1809 में हुआ था, और पोताजिया गांव था ईस्ट बंगाल में। तो ईस्ट बंगाल आपको पता है आजकल बांग्लादेश है, मतलब अलग से कंट्री है, और वेस्ट बंगाल तो हमारा प्यारा बंगाल है, हमारे भारत का हिस्सा है। तो इनका जन्म हुआ था एक बहुत ही अमीर परिवार में और ऊंची जाति में इनका जन्म हुआ था। ज़मींदार फैमिली थी इनकी, और माता जी इनकी विधवा थी, और इनका जो पालन पोषण था इनकी माता जी और इसके चाचा जी ने मिलकर किया था। तो रशुंदरी देवी अपनी माता जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो उनकी ये लाइन है, मदर इज़ सच अ प्रीशियस गिफ्ट। तो इधर से ही पता चलता है कि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हर कोई अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और माँ हमेशा जो है वो एक बहुमूल्य गिफ्ट होता है, अनमोल गिफ्ट होता है गॉड का, सबको करना चाहिए। तो इसके बाद फिर वो बताती है कि वो क्या थी, एक टीमी डॉट और नर्वस चाइल्ड थी, मतलब बहुत डरी डरी रहती थी। और उनको डर किस बात का था, उनको लगता था कि जब उनकी शादी होएगी तो क्या होगा कि उनको अपनी माँ से दूर जाना पड़ेगा। तो इधर से भी पता चलता है कि वो कितनी डरी रहती थी कि उनको अपनी माँ से दूर जाना पड़ेगा। फिर उनकी माँ ने उनके मन में एक बात बिठाई हुई थी कि बेटा, कि कभी भी कोई ख़राब सिचुएशन होगी ना, जब भी आपको किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप अपने गॉड दया माधव से हेल्प मांग सकते हो। तो ये उनके बचपन में उनके दिमाग में इस तरह से उनकी माँ की बात बैठ गई थी कि वो उनको लगने लगा था कि उनके जो गॉड हैं दया माधव, तो वो उनकी हर बात में जो है वो हेल्प करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जो रशुंदरी देवी थी तो बहुत ही छोटी एज में उनकी शादी हो गई थी। और शादी होने से पहले जब वो अनमैरिड थी तो कुछ सालों के लिए वो कुछ साल जो है वो स्कूल में गई थी, उनकी फॉर्मल एजुकेशन हुई थी। बट फिर जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद जो है वो स्कूल नहीं जा पाई थी, क्योंकि वो ऐसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहती थी जहाँ पे लोगों की ये धारणा थी कि अगर कोई कोई लड़की अगर स्कूल में जाती है, पढ़ती है, खुद को एडुकेट करती है, तो इससे क्या होता है कि जब उसकी शादी होगी तो क्या होगा, उसको विधवा होने का श्राप मिल जाएगा। तो सीतानाथ रे उनके पति थे, और वो रामदिया विलेज में रहते थे, फरीदपुर में। उसके बाद देखते हैं कि जो रशुंदरी देवी है, जब उनकी शादी हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती है, तो उसके बाद उसकी जो मदर इन लॉ होती है तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उनसे बहुत लविंग होती हैं, उनके लिए वो खिलौने अरेंज करती हैं, लड़कियां गांव से लाती हैं उनके साथ खेलने के लिए। लेकिन जब वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगती है, उनकी डेथ हो जाती है उनकी सासू माँ की, तो फिर क्या होता है कि सारा जो घर का काम है तो उनके सिर पे आ जाता है, और बहुत मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। रशुंदरी देवी ने 12 बच्चों को जन्म दिया। 18 और 41 की एज में उन्होंने 12 बच्चों को जन्म दिया। और अब जो है वो 25, मतलब अपने बच्चों को मिलाकर उनको 25 लोगों का खाना बनाना पड़ता था, जिसमें कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता था। दिन भर उनको खाना पकाना पड़ता था, 2 बार खाना पकाना पड़ता था। और सब जब घर के सब लोग खाना खा लेते थे उसके बाद ही वो खाना खा सकती थी। और अगर बच जाता तो ठीक है, नहीं तो उनको भूखे ही रहना पड़ता था। फिर 1867 में उनके पति की डेथ हो गई थी, और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है तो ये माना जाता है कि वो 1868 में कंप्लीट हुई थी।
फिर इसके बाद देखते हैं वर्ड्स टू विन, जो उनका वर्क है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो अमार जीवन एक बंगाली वर्क है, क्योंकि जो रशुंधरी देवी थी वो बंगाली महिला थी। तो फिर इसके वर्क को वर्ड्स टू विन, इनके वर्क को वर्ड्स टू विन करके जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। तो ये जो वर्क था इनका अमार जीवन, तो इसको 2 पार्ट्स में लिखा गया था। तो इसमें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का बताया है कि कैसे वो ऐसी सोसाइटी में थी। यहाँ पे क्या होता था, बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी थी। यहाँ पे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी मतलब पूरी जो जितने भी उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, तो वो सब अपनी उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी में बताया हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इसमें देखेंगे कि जो रशुंधरी देवी थी वो जिस सोसाइटी में रहती थी तो वहाँ का सोशल सेटअप कैसा था और वहाँ का कल्चर कैसा था। तो सबसे पहले बात आती है वेल क्या होता है, घूंघट। तो यहाँ पे घूंघट प्रथा थी। तो दिन भर जो महिलाएं होती थी उनको काम करते हुए भी घूंघट ओढ़ कर रखना पड़ता था, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता था, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल बात हो जाती थी। खाना उनको जितने टाइम भी उनको खाना पकाना होता था, तो 25 लोगों के लिए वो खाना पकाती थी, और जो कुछ बचता था उसको खाती थी। अगर नहीं बचता था तो वो भूखी रह लेती थी। फिर इसके बाद देखेंगे कि वो ऐसे सोसाइटी में थे यहाँ पे जो लड़कियाँ थी वो स्कूल में नहीं जाती थी। तो जैसे मैंने बताया कि मतलब उस सोसाइटी में क्या था कि अगर आप लड़कियाँ लोग अगर स्कूल में जाओगे तो फिर आपको एक श्राप मिलेगा। जब आप शादी करके अपने ससुराल जाओगे तो आपके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, आप विधवा हो जाएगी। मतलब इतना बेतुका सा जो एक नॉर्म था सोसाइटी में, इस कंजर्वेटिव सोसाइटी में, कि सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते। फिर उसके बाद यही है कि पूरा दिन तो वो खाना पकाती थी, लेकिन फिर उसके बाद उनको क्या करना पड़ता था, खुद जो है वो भूखे ही रहना पड़ता था। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है, केज्ड बर्ड, या फिर वो एक जगह उन्होंने टेम्ड बर्ड का यूज़ किया। टेम्ड बर्ड क्या होता है, पालतू पक्षी। तो बोलते हैं कि जैसे एक पालतू पक्षी होता है तो उसकी आज़ादी को छीन कर उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसको सब सुविधाएं दी जाती है, लेकिन एक जो पक्षी है वो क्या चाहता है, वो पक्षी चाहता है कि मैं खुले आसमान में उड़ूं, और वो तो आज़ादी चाहता है। मतलब उसको जो चीज़ चाहिए वो नहीं दी जाती है। बेशक उसको कटोरे में सब कुछ सुविधाएं दी जाती है, उसको खाना पीना सब चीज़ें दी जाती हैं, बट उसको सिर्फ आज़ादी नहीं दी जाती। तो रशुंधरी देवी खुद को केज्ड वर्ड या फिर टेम्ड वर्ड इसलिए कहती हैं क्योंकि एक पक्षी की तरह वो जो फ्रीडम चाहती थी। मतलब फ्रीडम क्या चाहती थी कि समाज में जितने भी बेतुके से नॉर्म्स हैं, मतलब औरतों के ऊपर लगाए जाते हैं, तो उनको हटा दिए जाए। औरतों को क्या होना चाहिए, एम्पावर्ड होना चाहिए, उनको एडुकेट होना चाहिए। जो दिन भर के जो काम है तो इनसे थोड़ा सा उनको आराम मिलना चाहिए। तो इन चीज़ों से वो खुद को आज़ाद करना चाहती थी। तो इसलिए वो खुद को टेम्ड वर्ड कहती हैं कि वो उसी पक्षी की तरह है जो वो, जैसे वो एक पक्षी है उड़ान बनना चाहता है, तो वो भी मतलब उड़ान ही बनना चाहती थी। अपनी मर्जी से वो क्या करना चाहती थी, पढ़ना लिखना चाहती थी, एम्पावर्ड खुद को करना चाहती थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब ये बताया है कि सिर्फ रशुंधरी देवी ही एक एग्जाम्पल नहीं है जिनको इन चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ा बहुत सारी मतलब अपनी सोसाइटी में। तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी रशुंधरी देवीज़ हैं, आज के युग में भी हैं ऐसी, तो जिनको मतलब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्कूल मतलब उनको शिक्षा का अधिकार जो है वो नहीं दिया जाता है, काम में ही लगाया जाता है, घरेलू काम में जो उनकी मतलब स्कूलों से उनको ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। बहुत सारे केसेस है, आज भी हैं, ये नहीं है कि उसी दौरान था। तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो इस आपकी जो बुक है टेक्स्ट बुक, तो इसमें आनंदीबाई कार्वे के बारे में बताया गया है, मतलब स्टडी मटेरियल में, कि वो जो वाइफ थी किसकी थी, वो सोशल रिफॉर्मर डी.के. कार्वे की वाइफ थी। तो वो ये बताती हैं कि मैं जब बहुत ही छोटी थी, मतलब कितने 11 साल की थी, तो मेरी शादी हो गई थी। तो मेरे जो काम थे ससुराल में ना वो सिर्फ जो घर साफ करने, खाना पकाने, बर्तन घिसने और फैमिली के कपड़े धोने, दूर से पानी
ढोने का ही मेरा काम नहीं था, और ना सिर्फ जो है वो जो रिलीजियस रिचुअल होते हैं, मतलब पूजा पाठ में ही हिस्सा लेना मेरा काम नहीं था, बल्कि मुझे क्या करना पड़ता था, बाहर जाकर जो है वो जानवरों को भी देखना पड़ता था और साथ में अपने खेतों में भी काम करना पड़ता था। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं औरतों की, जिनको जो है वो समाज में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा था। फिर इसके बाद लीलाबाई पटवार धन की एग्जाम्पल बताई गई है। हालांकि जो लीलाबाई थी बहुत पढ़ी लिखी थी, एक मॉडर्न महिला थी, लेकिन उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस थी। एक तो उनको मतलब घर के सब जो काम थे वो करने पड़ते थे, और दूसरा जो उनके हस्बैंड थे उन पे हमेशा ये प्रेशर बना के रखते थे कि आपको एक हाउसवाइफ की तरह नहीं रहना है, और जितनी भी अनएजुकेटेड जो वुमेन है उनसे थोड़ा दूर रहना है, और रीडिंग राइटिंग पे आपको ध्यान देना है। तो फिर वो लीलाबाई ये बताती हैं कि वो मतलब इतनी ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई थी, मतलब रीडिंग और राइटिंग में, कि उनको जो दोपहर की जो नींद है वो भी नसीब नहीं होती थी। कहने का मतलब है कि बेशक वो घर के इतने वो हाउस होल्ड चोर्स वो नहीं करती थी, बट उनको रीडिंग राइटिंग का ही इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो दोपहर को भी उस चक्कर में जो है वो आराम नहीं कर सकती थी। फिर बोलते हैं कि मैं धीरे धीरे करके मुझे इन चीज़ों की आदत पड़ गई, मतलब मुझे रीडिंग राइटिंग करने की आदत पड़ गई। तो इसके बाद जो यहाँ पे जो शैली मॉर्गन और रशुंदरी देवी के जो वर्क हैं उनको कंपेयर किया गया है। तो शैली मॉर्गन का जो वर्क है माई प्लेस, और इनका जो वर्क है माई लाइफ या अमर जीवन मेरा जीवन, तो इनको कैसे कंपेयर किया गया है कि जैसे जो शैली मॉर्गन थी तो उनको पता चलता है कि वो एक पालतू वंश से हैं, मतलब पालतू वंश की वंशज हैं। मतलब उनको अपनी आइडेंटिटी का पता चलता है कि उनकी असली पहचान क्या है, मैं कहाँ की हूँ, मतलब अपनी प्लेस का पता चलता है। जबकि जो रशुंदरी देवी थी, उनको जब वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी करती है, मतलब खुद पढ़ती लिखती हैं, खुद को एम्पावर करती है, तो उनको पता चलता है कि मेरा जीवन क्या होना चाहिए था और क्या हो गया था। तो दोनों के वर्क को कंपेयर किया गया है। हालांकि जो शैली मॉर्गन थी ऐसे सोसाइटी में रहती थी यहाँ पे जो वुमेन को एजुकेशन का तो अधिकार था, और जो वुमेन थी वो अपनी मर्ज़ी से अपना लाइफ पार्टनर भी चुन सकती थी, ऐसी उनको आज़ादी थी। बट वहाँ पे क्या था, क्योंकि जो शैली मॉर्गन थी वो क्या थी, एक ब्लैक वुमेन थी, तो उनकी बुक्स को जो है वो पसंद नहीं किया जाता था। क्यों नहीं? क्योंकि वो एक ब्लैक वुमेन थी, मतलब उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हाउ रशुंदरी लर्न्स टू रीड एंड राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बताना है कि जो रशुंदरी देवी थी उन्होंने किस तरह से पढ़ना लिखना सीखा। तो फ्रेंड्स जैसे कि जो रशुंदरी देवी थी वो बिल्कुल इलिटरेट थी, उनको तो जो फॉर्मल एजुकेशन उनकी हुई नहीं थी। जो स्टार्टिंग के डेज़ वो अगर स्कूल में गई होंगी तो शायद ही कुछ पढ़ा होगा उन्होंने, पढ़ पाई होंगी। तो उन्होंने क्या किया था कि वो चोरी छुपके से पढ़ा करती थी। तो कैसे पढ़ती थी कि उनके पति एक बुक पढ़ा करते थे, चैतन्य भागवत, जो कि एक धार्मिक किताब थी। तो जो रशुंदरी देवी थी उनका बचपन से यही सपना था, मतलब सपने में भी यही देखती रहती थी कि मैं चैतन्य भागवत को पढ़ रही हूँ। और इसी सपने के कारण, इसी ख्वाब के कारण वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इतनी मेहनत करती हैं, इतनी ज़्यादा जो अल्फ़ाबेट सीखने की मेहनत करती हैं कि एक दिन वो क्या करती हैं कि जो चैतन्य भागवत का एक जो पेज है उसको चोरी से वो फाड़ लेती हैं। क्योंकि चोरी से क्यों फाड़ लेती, क्योंकि उस सोसाइटी में तो औरतों को अलाउ था ही नहीं पढ़ने का, तो इसलिए उन्होंने चोरी से वो चैतन्य भागवत का जो पेज था वो फाड़ लिया, और फिर वो लेटर्स को मैच कर करके जो है वो चैतन्य भागवत को पढ़ने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे करके उन्होंने चैतन्य भागवत को पढ़ना भी सीख लिया, और उनको सबसे ज़्यादा जो बिलीव था वो अपने लॉर्ड में था। वो उनको लगता था कि जो उनके लॉर्ड हैं वो उनकी हेल्प करेंगे, कि जैसे एक बाप अपने बच्चे की हेल्प करता है तो उनके जो लॉर्ड हैं तो वो उनकी हेल्प करेंगे। फिर ये बताती हैं कि मुझे जो पढ़ने में अगर किसी ने हेल्प की है तो मेरे लॉर्ड ने मेरी हेल्प करी है। तो इस तरह से चोरी चुपके से उन्होंने सेल्फ लर्निंग करी थी। और देखो फिर
उन्होंने अपनी लेटर एज में कितना ज़बरदस्त जो है वो वर्क लिख डाला, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख डाली अमर जीवन, जो हम सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। थैंक्स टू वेस्ट बंगाल, जिनकी ईस्ट बंगाल, जिनकी भूमि में उन्होंने जन्म लिया, तो और हमारे देश को इतनी अच्छी राइटर मिली। तो फ्रेंड्स, फिर इसके बाद देखेंगे कि जो उन्होंने रशुंधरी देवी ने अपने हस्बैंड को यहाँ पे स्ट्रेंजर कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे उन्होंने अपने हस्बैंड को स्ट्रेंजर कहा है। स्ट्रेंजर क्यों कहा होगा? क्योंकि उन्होंने तो उसमें खुल के बात नहीं की है अपने रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन शायद स्ट्रेंजर इसलिए कहा है क्योंकि उनके बीच में क्या था, लैक ऑफ मेंटल कंपैटिबिलिटी। तो मेंटल कंपैटिबिलिटी में क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि दो जो लोग हैं, मतलब जो हमारे लाइफ पार्टनर के बीच में और हमारे बीच में कितनी कन्वर्सेशन होती है, हम लोग जो है वो कितना एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट करते हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो सब चीज़ें होती है वो मेंटल कंपैटिबिलिटी में आती हैं। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को स्ट्रेंजर कहा है क्योंकि एक तो वो जब बहुत ही छोटी एज में शादी हुई थी, तो मतलब एक स्ट्रेंजर के साथ ही होती है। तो उस सोसाइटी में तो जो जब शादी होती थी उससे पहले तो एक दूसरे को वो देखते नहीं थे, तो स्ट्रेंजर इसलिए भी कहा होगा। और वैसे तो उन्होंने खुल के कोई बात उन्होंने हस्बैंड के बारे में नहीं करी है, लेकिन उन्होंने स्ट्रेंजर कहा है। तो यहाँ पे लगता है कि लैक ऑफ मेंटल कंपैटिबिलिटी हो सकता है उनके बीच में। तो फ्रेंड्स, ये थी उनकी लाइफ हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, ये जो ये ऑटोबायोग्राफी है, ये अमर जीवन जो है फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है एक औरत के द्वारा लिखी हुई बंगाली भाषा में, और 19वीं सेंचुरी में इसको लिखा गया था। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके बाद बोला था आपको कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें हम उनकी एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ऑटोबायोग्राफी बहुत लोगों ने लिखी है, फिर उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है इतनी एक्सेप्शनल क्यों है, इतनी यूनिक क्यों है, मतलब एक्सेप्शनल की जगह आपको यूनिक भी आ सकता है कि इतनी अलग क्यों है उनकी ऑटोबायोग्राफी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो जो रशुंधरी देवी थी तो फर्स्ट बंगाली वुमेन थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। दूसरी इलिटरेट थी, वो मतलब अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने चोरी छुपके से लेटर्स को पढ़ना सीखा, और उन्होंने चैतन्य भागवत को पढ़ डाला, और फिर उसके बाद जो है वो अमर जीवन जो अपना एक जीवन परिचय, मतलब अपनी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिख डाली। उसके बाद करेज, देखो कितनी हिम्मत थी उस लड़की में कि मतलब इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी में वो रहती थी, अपने सब काम करते हुए, मतलब हाउस होल्ड चोर्स करते हुए 25 लोगों के लिए वो खाना बनाती थी। इतनी छोटी एज में उनकी शादी हुई थी, 25 लोगों के साथ के लिए खाना बनाते हुए खुद भूखी रहती थी, और फिर भी वो पढ़ने की कोशिश करती थी। मतलब उनके मन में जो है वो पढ़ाई की बहुत ज़्यादा लालसा थी। थर्ड आता है कि इंसाइट इनटू डेली लाइफ। तो जब हम उनका अमर जीवन पढ़ते हैं, उनकी लाइफ को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस समय जिस काल में वो रहती थी, उस समय का जो उनकी जो सोसाइटी का जो कल्चर था वो कैसा था। मीन्स कि वहाँ पे जो औरतें थी तो उनको क्या होता था, घूंघट ओढ़ के रखना पड़ता था, स्कूल जाने का अलाउ नहीं था, और दिन भर जो है उनको काम करने पड़ते थे। सब लोगों के एंड में उनको जो है वो खाना खाना होता था। अगर वो खाना नहीं खा सकती थी, अगर उनके लिए खाना नहीं बचता था, तो उनको क्या करना पड़ता था, भूखे रहना पड़ता था। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत मज़ेदार बात इसमें करी हुई है कि जो वुमेन होती थी वो कभी भी पब्लिक के सामने जो है वो खाना नहीं खा सकती थी। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है। तो उसके बाद फिर फोर्थ जो पॉइंट है इसका है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, हाँ, कि उस समय की जो हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस बताई है। बताया कि जो जेंडर रोल के बारे में बताया कि उस समय जो जेंडर रोल को तो हम डिस्कस कर चुके कि मतलब एक लड़की होती थी, उसको स्कूल जाने का अलाउ नहीं था, उसको घर के कामों में ही जो व्यस्त रखा जाता था, एक केज्ड पक्षी की तरह, मतलब पालतू पक्षी की तरह उसको ट्रैप करके रखा जाता था, और जैसे उसके मतलब घर वाले बोलते थे उसको वैसे ही करना पड़ता था। अपनी मर्ज़ी से वो लाइफ पार्टनर भी नहीं चुन सकती थी। तो ये जो जेंडर रोल था, मतलब जेंडर रोल में तो आपको पता है कि सारे जो एक लड़की है उससे ये एक्सेप्ट किया जाता है कि वो घर के सारे काम करेगी। फिर जो सोसाइटल नॉर्म्स में भी सेम चीज़ आ जाती है कि पर्दा प्रथा थी, मतलब
इवन कि अपने जो हस्बैंड होते थे उनसे भी जो है वो खुल के बात वो नहीं कर सकती थी, कंजर्वेटिव सोसाइटी में वो रहती थी। फिर आता है कि उनकी जो डिटर्मिनेशन और उनकी स्ट्रेंथ, तो देखो कितनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी उनकी पढ़ने की, और चोरी छुपके से उन्होंने पढ़ा, और फिर बाद में वो है उन्होंने क्या लिख डाला, अमार जीवन, अपनी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिख डाली। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और बहुत स्ट्रेंथ थी उनके अंदर। इसके बाद फिर आता है लिटरेरी लिगेसी। तो उन्होंने हमें साहित्य के रूप में एक विरासत दे रखी है, अमर जीवन, जिसे हम जो वुमेन लोग हैं, वुमेन लोग क्यों बल्कि जो मैन भी हैं, तो वो काफ़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि एक औरत जो इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहती थी, ऐसी सोसाइटी में यहाँ पे जो औरतों को मतलब घूंघट ओढ़ कर रहना पड़ता था और दिन भर काम करना पड़ता था, इसके बावजूद वो औरत पढ़ती है और इतना बड़ा वर्क लिख पाती है। तो हर किसी के लिए ये इंस्पिरेशन है। उसके बाद सोशल कमेंट्री, फिर उन्होंने जो भी समाज की बहुत सारी जो बेकार से जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि वेल, पर्दा प्रथा, फिर जो औरतों को स्कूल में ना भेजना, उनको एम्पावर ना करना, ये सब चीज़ों को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। और फिर मतलब उनको घर की जो वॉल्स हैं उन चार दीवारी में ही उनको कैद करके रखना, एक पालतू पक्षी की तरह। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। फिर उन्होंने अपने पति को मतलब उस समय जो सिर्फ उनके ही पति नहीं होंगे, मतलब जो भी उस सोसाइटी में महिलाएं रहती होंगी, तो उनके पति भी उनके लिए अजनबी हुआ करते थे। मतलब उस समय जो महिलाएं होती थी तो वो खुल के किसी से भी बात नहीं कर सकती थी, इवन अपने पति से, और लाइफ पार्टनर तो कभी भी वो अपनी मर्जी से नहीं चुन सकती थी। जो भी वो करती थी अपने अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स की मर्जी से। सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट है, तो महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो। तो कैसे वो मतलब खुद को एडुकेट किया, घर के काम करते हुए भी उन्होंने खुद को एडुकेट किया और एक एम्पावर्ड वुमेन बन गई, जिनका इतना नाम हुआ और इतनी महिलाओं को उन्होंने इंस्पायर किया। उसके बाद आता है कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी अपना वर्क लिखा है उन्होंने, तो वो किस में लिखा है, बंगाली लैंग्वेज में लिखा है। तो उन्होंने अपने वर्क में अपने कल्चर को और अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया है, अपने जो कल्चर को, उन्होंने अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करने की कोशिश की है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आई होगी फ्रेंड्स। तो ये जो ये टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ये एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ पूछी गई हैं, तो आप वो लिख सकते हो कि वो कैसे एक्सेप्शनल थी। मतलब ऑटोबायोग्राफी तो बहुत लोगों ने लिखी, लेकिन उनमें क्या एक अलग सी बात थी, क्या एक यूनिक बात थी रशुंधरी देवी में। तो ये सब मैंने क्वालिटीज़ को भी इसके साथ डिस्कस कर लिया है, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आया था आपका दिसंबर सेशन 2023 में। तो फ्रेंड्स दूसरी बात ये कि मेरे चैनल को लगभग 1500 से ऊपर व्यूअर्स देख तो रहे हैं, और लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी और मुझे लगेगा कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी है, और मुझे और हिम्मत मिलेगी काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।